नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करिए कि आपके किसी लव्ड वन, चाहे वो आपके परिवार के हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, क्रिटिकली इल हो गए और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें इमीडिएटली किसी दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। फैमिली इस समय ज़्यादातर सिचुएशन में पैनिक हो जाती है और कोई सजेशन अच्छा नहीं मिल पाता कि कौन से एयर एम्बुलेंस से हम इस पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सके। बट यहाँ पे एक बहुत ही टेरिफाइंग क्वेश्चंस दिमाग में आती है। हाउ डू यू नो, कैसे आप जान पाओगे कि ये एयर एम्बुलेंस एक्चुअली में सेफ है? बिकॉज मेडिकल एविएशन में अगर रॉन्ग चॉइस हुई, अगर आपने गलत एयर एम्बुलेंस चूज कर लिया, सो इससे बहुत लोगों की जान जा सकती है और उसमें जो पेशेंट है उनकी भी जान जा सकती है। और ऐसे फ्यूचर्स में बहुत कहानियाँ हुई हैं और इसी चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आज आपको 20 एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए तरीके बताऊंगा, जिससे आप ये पहचान पाओगे कि सही और सेफ एयर एम्बुलेंस कैसे चूज करना है बिफोर इट इज गेटिंग टू लेट। तो चलिए मैं शुरू करता हूं दोस्तों, एयर एम्बुलेंस कैसे चूज करना है और एक्सपर्ट के द्वारा 20 सलाह आपको दी जाएगी इस पूरे सेशन में। और इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी पॉइंट ना छूट पाए। जैसा आप जानते हैं कि एयर एम्बुलेंस एक बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड एडवांस सिस्टम से लैस होता है और उसमें इमरजेंसी मेडिसिन को प्रैक्टिस करने की काफ़ी स्कोप होती है और पेशेंट को अच्छी तरह ट्रांसपोर्ट करके ले जाने के लिए वो सब इमरजेंसी सुविधाएं होती हैं जिससे हम पेशेंट को अच्छी तरह ट्रांसपोर्ट कर सके। एयर एम्बुलेंस की सेफ्टी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है दोस्तों। एक है एविएशन सेफ्टी, मीन्स आपका एयरक्राफ्ट कितना सेफ है, और दूसरा उसके अंदर जो मरीज को इमरजेंसी सुविधाएं या क्रिटिकल केयर की सुविधाएं प्राप्त करनी है, वो सुविधा कितना लैस है और कितना दुरुस्त है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है और उसके लिए एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंडिया में बनाए रखती है। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन होते हैं कि फैमिलीज को ये डिसाइड करना कि कौन सा रिलायबल प्रोवाइडर है और कौन सा रिलायबल एविएशन के अंडर में एयर एम्बुलेंस आती है जिससे हम सेफली पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो पहला जो हम वेरीफाई करने और एक्सपर्ट की सलाह हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अप्रूवल को चेक करिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अप्रूवल उनके साथ जरूर होनी चाहिए और अनलाइसेंस्ड ऑपरेटर को आप मत चूज करिए और ये मेजर कैटास्ट्रॉफी, मेजर रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक्सपर्ट की सलाह है, हरदम कोशिश करें कि आप इंटरनेशनल एक्रीडेशन कुछ होते हैं जैसे कमीशन ऑन एक्रीडेशन ऑफ मेडिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक एक्रीडेशन सिस्टम है जिसके अंडर हर एयर एम्बुलेंस को ये सर्टिफिकेशन लेना होता है और ये एक सेफ्टी स्टैंडर्ड को बताता है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि उनके अंडर कोई इंटरनेशनल एक्रीडेशन का सर्टिफिकेशन है या नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो एविएशन इंडस्ट्री के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और मेडिकल की क्वालिटी का भी स्टैंडर्ड वो
सेट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तीसरा चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एयरक्राफ्ट के टाइप्स को चेक करना। ये किस तरह की एयरक्राफ्ट है और इसमें मेडिकली कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट है या नहीं है। मीन्स ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है और उसमें अलग से मेडिकली कॉन्फ़िगर्ड करके सामानें लगाई गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सबसे पहले आप इस चीज़ को चेक करें कि कौन सी एयरक्राफ्ट है और वो मेडिकली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। ये सारे जो मेडिकली कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, दिस एयरक्राफ्ट उसी तरह डिज़ाइन होते हैं कि आपको इमरजेंसी के सिचुएशन में मेडिकल सहायता पहुंचा के आपको एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चौथी चीज जो चेक करना चाहिए, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस रिकॉर्ड को चेक करिए। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों। अगर उन्होंने कभी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस मिस किया है, आप प्लीज ऐसे एयरक्राफ्ट को चूज मत करिए। रिलायबल कंपनी जो होती हैं वो इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, वो अपना मेंटेनेंस को अच्छे तरह से शेड्यूल करती हैं और एवरी प्रोटोकॉल के तहत उसको फॉलो भी करती। पांचवा चीज जो आपको चेक करना चाहिए, वेरीफाई द पायलट एक्सपीरियंस। जब कभी भी आप किसी एयरक्राफ्ट को चूज करें, उसके एयरक्राफ्ट के एक्सपीरियंस को जरूर वेरीफाई करें कि क्या वो मेडिकल फ्लाइट को फ्लाई करने के लायक उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। देखिए, मेडिकल फ्लाइट जितनी भी होती है या एयर एम्बुलेंस जितनी भी होती है, उनके पायलट अलग से ट्रेंड होते हैं ऐसे सिचुएशन में फ्लाई करने के लिए। उनका जो टोटल पायलट्स का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होता है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस वाले पायलट्स होते हैं। उनको नाइट में भी फ्लाई करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चेक करना है। और उनके पास कोई इमरजेंसी एविएशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है या नहीं है, ये आप जरूर चेक करें। अगला जो चीज 6th नंबर पे जो चीज आपको चेक करनी है, आप उसमें चेक करें कि उसमें आईसीयू के लेवल की कोई इक्विपमेंट प्री फिटेड है या नहीं है। अगर इक्विपमेंट प्री फिटेड नहीं है और उसमें आप देखें कि कहीं बाहर से ले जाके इंस्ट्रूमेंट तो वो नहीं रख रहे हैं, वो प्री फिटेड होने का मतलब है कि दैट इंस्ट्रूमेंट का जो फंक्शनिंग है वो उस हिसाब से ही फंक्शन करेगा और ये पहले भी काम करता आया है, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ होने की संभावना काफी कम होती है। तो क्या इंस्ट्रूमेंट चेक करना चाहिए ऐसे एयरक्राफ्ट के अंदर? पहला चीज है वेंटिलेटर देखिए, कार्डियक मॉनिटर होती है वो देखिए, उनके ऑक्सीजन सिस्टम को बहुत ही अच्छे से चेक करना है कि क्योंकि जब जैसे हाई एल्टीट्यूड में फ्लाइट जाती है उसकी ऑक्सीजन डिमांड, पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। सो ऑक्सीजन सप्लाई विदाउट एनी इंटरप्शन चल रहा है नहीं चल रहा है, ये जरूर चेक करें। उसमें कोई इन्फ्यूजन पंप होते हैं, डिफिब्रिलेटर होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स के लिस्ट हमने आपको दी है। ये सारे इक्विपमेंट को आप उसमें चेक करें कि प्री फिटेड है या नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो आपको चेक करना 7वां, उसमें ये चेक करें कि इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर के ट्रेंड डॉक्टर हैं या नहीं है। यही वो डॉक्टर हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट आपके मरीज की सेवा करेंगे और आपके मरीज का केयर करके अच्छे से आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा पाएंगे। उसमें फ्लाइट में ये भी देखिए कि जो नर्सेज हैं जिनको पेशेंट का केयर करना है वो कितनी ट्रेंड है। पैरामेडिक्स एक होते हैं जो पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एम्बुलेंस से लेकर दूसरे जगह पे जाना और एम्बुलेंस के अंदर लेके जाना, ये सारी चीज़ें पैरामेडिक्स करते हैं। सो ये 3 कैटेगरी के लोग उसमें होने चाहिए और ये प्रॉपरली ट्रेंड हैं या नहीं है
ये चेक करना बहुत ही जरूरी है। 8वां पॉइंट जो आपको चेक करना चाहिए दोस्तों, वो है इस एयर एम्बुलेंस के साथ बेड टू बेड ट्रांसफर कैपेबिलिटी, माने एक बेड से पेशेंट को रिसीव करना है और एयर एम्बुलेंस में डाल के दूसरे बेड तक कैसे पहुंचाना है, इसकी फैसिलिटी है या नहीं है। एक हॉस्पिटल से के बेड से पेशेंट को रिसीव करना है, एयरक्राफ्ट में ले जाना है, एयरक्राफ्ट में अच्छे से मैनेज करके उनको दूसरे हॉस्पिटल के आईसीयू के बेड पे तक कैसे पहुंचाना है, इसकी फैसिलिटी है या नहीं। इससे आपको एक फायदा होगा कि जब एयरक्राफ्ट से पेशेंट आपका बाहर निकलेगा, उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ केयर आपके पेशेंट को मिल सकता है अगर आप इस चीज को चेक कर रहे हैं। अगला चीज जो आपको चेक करना चाहिए, दैट इज 9th पॉइंट, इनका रिस्पॉन्स टाइम देखिए। जो अच्छे एयरक्राफ्ट होते हैं, जो मेडिकली फिट और मेडिकली सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके रिस्पॉन्स टाइम को चेक करिए। ये बहुत ही कम समय में रेडी हो जाते हैं और अपने एयरक्राफ्ट को मोबिलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो डिले फेस करते हैं वो डिले नहीं होता है। और किसी भी मरीज के लिए डिले होना उसके इलनेस के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से एक अच्छी बात नहीं है। सो इस चीज को भी आपको चेक करना जरूरी है कि उनका रिस्पांस टाइम क्या है, और उसके रिकॉर्ड्स भी आप चेक कर सकते हैं कि पहले इन्होंने क्या रिस्पांस टाइम मेंटेन किया है। 10वां पॉइंट जो आपको चेक करना चाहिए, उनके सेफ्टी के हिस्ट्री को चेक करिए कि पहले उन्होंने कितने एसेट ट्रांसपोर्ट किए हैं। कुछ मेजर इंसिडेंट्स तो इस ट्रांसपोर्ट के दौरान पहले नहीं हुई है या हुई है। अगर हुई है या कुछ किसी भी मिशन में गड़बड़ी हुई है पहले, तो आप डेफिनेटली समझ के रखें इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है और ऐसे एयरक्राफ्ट को आपको चूज नहीं करना चाहिए। 11वां पॉइंट, इन्फेक्शन कंट्रोल का स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट के अंदर मेंटेन्ड है या नहीं है, इस चीज को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के और उनके रिकॉर्ड्स को चेक करें कि हाउ फ्रीक्वेंटली दे मेजर द स्टरलाइजेशन, जो कहते हैं एयरक्राफ्ट का स्टरलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं, और एयरक्राफ्ट फुल्ली स्टरलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस क्राइटेरिया को भी चेक करना चाहिए। अगला पॉइंट, 12वां पॉइंट, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को देखिए। क्या वो ग्राउंड से कांटेक्ट कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट? अगर वो अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ हैं तो डेफिनेटली वो ग्राउंड पे जो भी एक्टिविटी हो रही है या एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी खबर वो ग्राउंड तक जरूर पहुंचा सके। ये एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर्स होता है एयर एम्बुलेंस के अंदर में। 13वां पॉइंट, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ही गहराई से चेक करिएगा। ये है कि इस एयर एम्बुलेंस का कोई इमरजेंसी बैकअप प्लान है या नहीं है। हर एक अच्छे एयर एम्बुलेंस का एक इमरजेंसी बैकअप प्लान होता है। एक इमरजेंसी बैकअप प्लान क्या होता है दोस्तों, कि अगर उसे किसी इमरजेंसी में किसी जगह लैंडिंग करने पड़ी तो क्या वो सेफली लैंड कर सकता है या नहीं लैंड कर सकता है, क्या ये बैड वेदर में लैंड कर सकता है या नहीं लैंड कर सकता है, या कुछ उसमें ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है या टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर सकता है और बैड वेदर में लैंडिंग नहीं कर सकता है। प्लीज आप उस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट मत करिए। 14वां पॉइंट, 14 पॉइंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उसमें कैसे एसेस करेंगे कि कितने ऑक्सीजन कैपेसिटी के साथ वो फ्लाई कर रहा है। इसको पता करने के लिए आपको
जो उनके पास ऑक्सीजन होता है उनसे ये पता करें कि ये ऑक्सीजन सप्लाई पर्टिकुलर मरीज को अगर हम दें तो कितना देर का बैकअप है। अगर बैकअप जस्ट डबल द अमाउंट है, जैसे आपका फ्लाइट टाइम है 2 घंटे, तो उनके पास मिनिमम 4 से 6 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई आपके पेशेंट के लिए होना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी स्टैंडर्ड है जब हम क्रिटिकल पेशेंट को लेके फ्लाई करते हैं। 15वां पॉइंट उन पेशेंट के लिए है जिनके पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल हैं और उसमें हमें ये चेक करना चाहिए कि एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल कैपेबिलिटी उनके पास है या नहीं है। जैसे बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नियोनेटल इंक्यूबेटर मशीन होती है। ट्रॉमा पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रॉमा सपोर्ट सिस्टम होता है। एक कार्डियक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्डियक आईसीयू से स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं। ये सारे कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं, तो क्या ये हाई एंड इंस्ट्रूमेंट उसमें अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये स्पेशलाइज्ड मेडिकल कैपेबिलिटी उसमें नहीं है तो दोस्तों डेफिनेटली इस चीज़ पे आपको ध्यान दे के सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 16 पॉइंट, ग्राउंड एम्बुलेंस कोऑर्डिनेशन। ग्राउंड एम्बुलेंस कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? जैसा कि हमने पहले बताया दोस्तों कि अगर उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है तो जैसे वो लैंड करने वाले हैं उसके पहले एयरक्राफ्ट के पास ग्राउंड एम्बुलेंस का रहना बहुत ही जरूरी है। अगर ग्राउंड एम्बुलेंस डिले हो गई, डेफिनेटली पेशेंट को हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचाने में डिले होगी और ये एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता और इसमें पेशेंट का केयर भी डिले हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 17 पॉइंट, उनके ना इंश्योरेंस और कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी को भी चेक करें। सबसे पहले आप उनको ये पूछें कि आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है एंड आप डिफरेंट एयर एम्बुलेंस के कॉस्ट से उस कॉस्ट को कंपैरिजन करें। यूजुअली जो एयर एम्बुलेंस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं उनके कॉस्ट इक्वल और आसपास ही होते हैं और डेफिनेटली वो ओवरचार्ज नहीं करते हैं। उनके जो मेडिकल स्टाफिंग चार्जेस हैं और ग्राउंड एम्बुलेंस के जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं ये भी चेक करिए, क्योंकि फ्लाइंग का एक कॉस्ट अलग होता है, उनके मेडिकल स्टाफिंग का कॉस्ट अलग होता है और उनके ग्राउंड एम्बुलेंस जो मूव करती है उसका कॉस्ट भी अलग होता है। सो इन चीज़ों को पे आप कॉस्ट को चेक करें तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये एयरक्राफ्ट कितना रिलायबल है और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करके अपने कॉस्ट को बहुत ही कम्पिटिटिव रखा है। सो ऐसे एयरलाइंस को ही चूज करना चाहिए जिनका कॉस्ट काफ़ी कम्पिटिटिव है और स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन वाले एयर एम्बुलेंस के साथ मैच करता हो। नेक्स्ट पॉइंट 18 पॉइंट, उसमें एक चीज और चेक करना है दोस्तों, चेक वेदर सेफ्टी पॉलिसी उनके पास है कि नहीं। जो प्रोफेशनल एयर एम्बुलेंस ऑपरेटर होते हैं वो स्टैंडर्ड सेफ्टी पॉलिसी को हरदम फॉलो करते हैं। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द फैमिलीज एंड द हॉस्पिटल। फैमिली और हॉस्पिटल के प्रेशर में वो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सो ऐसे एयरलाइंस काफ़ी सेफ माने जाते हैं। समटाइम्स जो होते हैं फ्लाइट इज डिले बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इशू, सो ये एक अच्छी बात है और सेफली पहुंचना दूसरे हॉस्पिटल में एक बहुत ही सेफ्टी पैरामीटर्स के अंडर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना चाहिए, रियल पेशेंट का भी रिव्यू पढ़िए। जब आप कोई एयर एम्बुलेंस सेलेक्ट करते हैं तो उस एयर एम्बुलेंस के रिव्यू सेक्शन में जाकर ये पढ़िए कि जो रियल पेशेंट पहले ट्रांसपोर्ट हुआ उनके साथ कोई सेफ्टी इशू, कोई कॉस्ट इशू या किसी भी तरह के इश्यूज थे या नहीं।
क्या वो इश्यूज इस एयरक्राफ्ट ने सॉल्व किए ओवर पीरियड ऑफ, उस चीज़ को आप चेक करें और तब उस एयर एम्बुलेंस को आप चूज करें। 20वां पॉइंट जो आपको देखना चाहिए वो है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो एक ट्रस्टवर्दी प्रोवाइडर्स के साथ ही काम करते हैं। ये एक कॉमन बात है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल का रेपुटेशन उस एयर एम्बुलेंस के रेपुटेशन से जुड़ा होता है। सो अगर आप किसी अच्छे एयर एम्बुलेंस की तलाश कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ जो अटैच्ड प्रोवाइडर्स हैं एयर एम्बुलेंस के, उनको आपको चूज करना चाहिए और उनसे आप ये सब क्राइटेरिया देख के सेलेक्ट करें कि कौन सा एयरक्राफ्ट हमारे लिए सुस्टेबल होगा। यूजुअली द बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं उनके रिकमेंडेशंस अच्छे होते हैं और उनके जो स्टाफ के कॉम्पिटेंसी होती है, स्किल होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। सो दोस्तों, इस 20 पॉइंट से को मैं अगर समराइज करूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि एक एयर एम्बुलेंस एक एयरक्राफ्ट नहीं होता है, ये एक कॉम्बिनेशन है एविएशन एक्सपर्टीज का, इमरजेंसी मेडिसिन का, इंटेंसिव केयर का, रैपिड लॉजिस्टिक का, और एवरी जो पार्ट है हर पार्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कभी भी आप एयर एम्बुलेंस चूज करें या कोई सर्विसेज एयर एम्बुलेंस की लेना चाहें, मेरी सलाह है कि इन पॉइंट को जो लास्टली जरूर वेरीफाई करें और चेक करें। उनका वेरीफाई सर्टिफिकेशन उनका वेरीफाई करिए, एक्सपीरियंस ऑफ पायलट को वेरीफाई करिए, आईसीयू लेवल मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकल स्टाफ हैं या नहीं इसको वेरीफाई करिए, एंड ट्रांसपेरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड वो एयरलाइंस फॉलो कर रही है या नहीं। इन पॉइंट को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो हमको नहीं लगता कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी तरह की इमरजेंसी फेस करने पड़ेगी और आप अच्छी तरह अपने डेस्टिनेशन या अपने हॉस्पिटल पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह की वीडियो को आपके लिए फ्यूचर में लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।